नमस्ते। आज हम एक ऐसी किताब की बात करने वाले हैं जो पैसों के बारे में हमारी पूरी सोच को बदल सकती है। ये है मॉर्गन हाउसल की द साइकोलॉजी ऑफ मनी। और चलिए इसके कुछ सबसे बड़े आइडियाज को समझते हैं। तो चलिए सीधे इस किताब के सबसे ज़रूरी और सच कहूँ तो सबसे चौंकाने वाले आइडिया से शुरू करते हैं। वो ये कि पैसों के मामले में कामयाबी का ताल्लुक इस बात से कम है कि कोई कितना स्मार्ट है और इस बात से ज़्यादा है कि उसका बर्ताव कैसा है। और इस बात को समझाने के लिए दो लोगों की सच्ची कहानियों से बेहतर और क्या हो सकता है। इनकी जिंदगियां एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग थीं। तो देखिए, एक तरफ थे रोनाल्ड रीड, एक मामूली से चौकीदार जिन्होंने अपनी छोटी छोटी बचत को सब्र के साथ जोड़ जोड़कर करोड़ों की दौलत बना ली। और दूसरी तरफ रिचर्ड फुस्कुन, हार्वर्ड से पढ़े लिखे एक बड़े एग्जीक्यूटिव जो अपनी शानो शौकत वाली जिंदगी की वजह से कंगाल हो गए। तो फर्क किस चीज का था? इंटेलिजेंस का? नहीं। एजुकेशन का? बिल्कुल नहीं। फर्क था सिर्फ और सिर्फ बर्ताव का। सब्र और लालच जैसी बहुत ही सीधी सादी आदतों ने उनकी पढ़ाई लिखाई के बड़े से बड़े अंतर को भी मिटा दिया। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर लोग पैसों को लेकर इतने अलग अलग, कभी कभी तो अजीब से फैसले क्यों लेते हैं। हाउसल का तर्क है कि कोई भी पागल नहीं होता। हम सब पैसे को लेकर जो भी फैसले करते हैं वो हमें अपने नजरिए से बिल्कुल सही लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे फैसले हमारे अपने तजुर्बों पर टिके होते हैं। और सच तो ये है कि हमारे तजुर्बे दुनिया में जो कुछ भी हुआ है उसका एक बहुत ही छोटा, ना के बराबर हिस्सा है, लेकिन हमारी सोच का 80% हिस्सा वही बनाते हैं। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, जिसका जन्म 1970 में हुआ, उसने अपने टीनेज और 20s में स्टॉक मार्केट को लगभग 10 गुना बढ़ते हुए देखा। उसके लिए तो स्टॉक मार्केट पैसा बनाने की मशीन जैसा होगा, है ना? लेकिन वहीं अगर किसी का जन्म सिर्फ 20 साल पहले यानी 1950 में हुआ हो, तो उसने मार्केट को एक ही जगह पर खड़े देखा होगा, कुछ खास बढ़ते हुए नहीं। तो जाहिर सी बात है, स्टॉक मार्केट को लेकर इन दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क होगा। और बिल्कुल यही चीज महंगाई पर भी लागू होती है। अलग अलग पीढ़ियों के तजुर्बे इतने अलग अलग होते हैं कि उनके लिए पैसे का मतलब, उसके काम करने का तरीका, सब कुछ एकदम अलग हो जाता है। अच्छा, तो ये तो हुई हमारी सोच की बात, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कभी कभी लक और रिस्क यानी किस्मत और जोखिम जैसी बाहरी ताकतें भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। बिल गेट्स की कहानी को ही ले लीजिए। वो दुनिया के उन गिने चुने हाई स्कूलों में से एक में गए जहां 1968 में एक कंप्यूटर था। ये एक तरह से 10 लाख में एक वाली बात थी। इस बात की संभावना सच में 10 लाख में से एक थी। ये एक जबरदस्त किस्मत का खेल था और खुद गेट्स भी मानते हैं कि इसके बिना माइक्रोसॉफ्ट शायद होता ही नहीं। लेकिन अब कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। लेकसाइड में एक और कंप्यूटर जीनियस था, केंट इवांस। वो बिल गेट्स का सबसे अच्छा दोस्त था। अफसोस की बात यह है कि ग्रेजुएशन से पहले ही एक पहाड़ चढ़ने के हादसे में इवांस की मौत हो गई। यह हादसा भी उतना ही रेयर था जितना गेट्स का उस स्कूल में होना। लक और रिस्क, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, तो अब अगले जरूरी सबक पर आते हैं। ये सबक है अमीर बनने और अमीर बने रहने के बीच के फर्क का। और यकीन मानिए, ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। देखिए, हाउसल इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि पैसा कमाना एक अलग स्किल है और कमाए हुए पैसे को बनाए रखना एक बिल्कुल ही अलग स्किल, और लंबे समय तक अमीर रहने के लिए दूसरी वाली स्किल कहीं ज्यादा जरूरी है। तो सबसे बड़ा हुनर क्या है? सर्वाइवल, यानी बस टिके रहना। वॉरेन बफेट की कामयाबी का असली राज सिर्फ उनकी इन्वेस्टिंग की समझ नहीं है। असली राज है उनका लंबे समय तक टिके रहना। इसी वजह से कंपाउंडिंग अपना जादू दिखा सकी। उनके एक पार्टनर थे, रिक क्वेरिन। वो भी बफेट जितने ही स्मार्ट थे, लेकिन उन्हें बहुत जल्दी थी। उन्होंने बहुत ज्यादा उधार लेकर इन्वेस्ट किया और जब बाजार गिरा तो उन्हें सब कुछ बेचना पड़ा और वो बर्बाद हो गए। इससे पता चलता है कि कितना ज्यादा रिटर्न मिलेगा, इससे ज्यादा जरूरी है कि आप गेम में टिके रहें। और ये हमें एक आखिरी और बहुत ही पावरफुल आइडिया की तरफ ले जाता है कि असल में कामयाबी काम कैसे करती है।
देखिए, जिंदगी के कई हिस्सों में ज्यादातर नतीजे कुछ गिने चुने बड़े इवेंट्स से ही आते हैं। इन्हें टेल्स कहते हैं। मतलब आप आधे से ज्यादा बार गलत हो सकते हैं और फिर भी बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि कुछ बड़ी जीतें आपकी सारी छोटी मोटी हार को ढक लेती हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है वेंचर कैपिटल। 65% निवेश में पैसा डूब जाता है, लेकिन सिर्फ आधे % सौदे, वो बड़े वाले, पूरे इंडस्ट्री का रिटर्न ले आते हैं। या फिर डिज्नी को ही देख लीजिए। उन्होंने 400 से ज्यादा कार्टून बनाए जो घाटे में रहे, लेकिन सिर्फ 83 मिनट की एक फिल्म स्नो वाइट ने कंपनी को बचा लिया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ों का फेल होना या काम ना करना बिल्कुल नॉर्मल है। कामयाबी के लिए हर बार सही होना ज़रूरी नहीं है। तो ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर गेम कुछ बड़ी जीतों से ही जीता जाता है, तो फिर सबसे ज़रूरी फाइनेंशियल स्किल क्या है? शायद वो स्मार्ट होना नहीं है, शायद वो है सिर्फ टिके रहना। बस गेम में इतनी देर तक बने रहना कि वो बड़ी वाली जीत आपके हाथ लग जाए। इस बारे में सोचिएगा ज़रूर।